हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे, मेल पर भी मैसेज आए और साथ ही साथ वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी मैसेज आए कि सर अगस्त 2023 की मंथली मैगजीन आप कब शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मेरा 26 सितंबर से 29 सितंबर तक यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम्स थे। हालांकि 25 सितंबर को मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को पोस्ट भी कर दी थी और बता भी दिया था कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आ चुकी है, जिसकी पीडीएफ मैंने पोस्ट कर दी थी टेलीग्राम चैनल पर 25 को ही, जो कि 5-6 दिन क्लास डिले हो गई क्योंकि एग्जाम मेंस के लगे थे जिसमें मुझे समय नहीं मिल पाया। लेकिन अब ये आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। जिस तरीके से हमने मई की कवर की है, जून की कवर की, जुलाई की कवर की है, लगभग सभी सेगमेंट को हमने कवर किया है। तो अब ये अगस्त की रहेगी और अगस्त की भी हम लोग प्रॉमिस करता हूँ कि 25 सितंबर जो अगले महीने होगी, मतलब कि 25 अक्टूबर को जो आपकी सितंबर वाली मैगजीन आएगी, उससे पहले पहले ही हम लोग सारे सेक्शन को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय के। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इसी तरीके से रेगुलर ये सीरीज यूपीएससी 2024 तक चलेगी। साथ में पीटी 365 का भी रिवीजन किया जाएगा, जिससे करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार आप लोगों का तैयार हो जाएगा। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल इतनी बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा रहा है जितना बेहतर तरीके से ग्लैंस एकेडमी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो विजन आईएएस की मैगजीन बहुत एक कहते हैं ना कि एक डर पैदा करती है कि हमें इसे कैसे समझेंगे, इसकी जटिलता बहुत होती है, इसमें सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो सारी प्रॉब्लम जो है कि ग्लैंस एकेडमी के द्वारा दूर की जा रही है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, जो हमें और मोटिवेट कर रहा है कि हम और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आपके साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला टॉपिक हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आज के टॉपिक में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ कंसिस्टेंसी के साथ देख रहे होंगे, पूरे लेक्चर को बहुत इत्मीनान से सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद वो लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वादा कर रहा हूँ कि आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं महसूस होने दूंगा। जबकि लेक्चर हालांकि 4 से 5 पेज का होगा, एक ही टॉपिक, लेकिन उसको पूरा समराइज करूंगा मैं इस तरीके से कि आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो क्या है वो टॉपिक, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो टॉपिक है दोस्तों आपका, जिसका नाम है डीपीडीपी। अब आप कहेंगे सर डीपी तो व्हाट्सएप पर लगती है, ये कौन सा डीपी आ गया। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। हालांकि इसकी बहुत बार डिमांड की जा रही थी कि हमारे जो डिजिटल डाटा होते हैं, जिस पे हम फेसबुक पे यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं, ट्विटर पे यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, जो भी हमारा डिजिटल अकाउंट है, डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उसको कहीं ना कहीं गोपनीय रखा जाए, कहीं उसको शेयर ना किया जाए, मेरी गोपनीयता भंग ना हो जाए। कि मैं व्हाट्सएप पर किस तरीके के स्टेटस लगाता हूँ, मैं गूगल पे किस तरीके की वीडियोस देखता हूँ, मैं यूट्यूब पर किस तरीके की म्यूजिक सुनता हूँ, मैं फेसबुक पे किस तरीके की पोस्ट करता हूँ, ये केवल मैं ही जिनको चाहूं उनके साथ शेयर हो, बाकी लोगों के साथ ये डाटा प्रोटेक्ट रहे, डाटा गुप्त रहे। तो इसके लिए बहुत सालों से मांग की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इस पर एक बोर्ड गठित किया जाए, सरकार इस पर एक विधेयक लेकर आए, ताकि डाटा का हमारा प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि आगामी जो दुनिया आने वाली है वो आपकी डिजिटल डिवाइस पे ही निर्भर होने वाली है। जैसे आपका आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीटी, जो ये फॉर्म आ रही है टेक्नोलॉजी की, इनमें बहुत सारी हमारी पर्सनल डिटेल को गोपनीय बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत संसद के द्वारा एक विधेयक लाया गया, जिस पर राष्ट्रपति जी की भी मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने भी अपनी मंजूरी दे दी है। तो अब ये बिल नहीं रह गया, बल्कि एक्ट बन गया, यानी ये कानून बन गया है। तो काफी अच्छी बात है कि अब ये कानून बन गया है। तो समझते हैं इसमें क्या कानून बना है। तो भारत के राष्ट्रपति महोदय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। तो विधेयक कब बनता है? जब ये एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अधिनियम बन जाता है, कानून। हालांकि इसकी शुरुआत 2017 में ही हो गई थी, जब केएस पुट्टास्वामी वाद में जब निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें निजता के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21, निजता के अधिकार को शामिल कर लिया गया। और उसी समय से ये मांग लगातार की जा रही थी कि डिजिटल डेटा का भी सुरक्षा करने के लिए कोई एक मैकेनिज्म सरकार के द्वारा तय किया जाए।
हालांकि इस पे बहुत सारे विरोधाभास थे, बहुत कमेटी की सिफारिश भी थी। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरीके से हमें अपनी जनता का डेटा को प्रोटेक्ट करना होगा। आज हम व्हाट्सएप पे जो भी बात कर रहे हो, चाहे वो किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहा हो, या किसी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो, या अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हो, जो पर्सनल मैसेजेस देते हैं, पर्सनल वीडियोज शेयर करते हैं, पर्सनल फोटोज शेयर करते हैं, तो वो सारा का सारा डेटा व्हाट्सएप के डिवाइस पर कलेक्ट किया जा रहा है, जो आपका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यानी अमेरिका में है। फेसबुक पे आप जो भी चीजें कर रहे हैं वो मार्क जकरबर्ग के जो है कि पूरे सिस्टम पर ही है एक तरीके से। आप ट्विटर पे जो भी अकाउंट दे रहे हैं, एलन मस्क के पास अब उसका पूरा डाटा है। तो जो भी अपनी प्राइवेसी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के पुट्टा स्वामीवाद से ही शुरू किया गया था। तो आगे चल के राइट टू प्राइवेसी के बाद, इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली एक समिति तैयार की गई थी 2018 में, जिसने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट दिया, यानी कि एक मसौदा प्रस्तुत किया केंद्र सरकार को, संसद को, कि वो इस तरीके की जो है कि मसौदे के अनुसार कुछ डेटा राइट बना सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल बना सकते हैं। लेकिन बाद में क्या किया गया, सरकार ने इस मसौदे को संशोधित किया और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया गया। और बाद में जब दोनों सदनों ने पास कर लिया तो उसको एक ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया गया। हालांकि इसे जो है कि फिर वापस ले लिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन करने की डिमांड थी। तो फिर आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जनता की राय जानने के लिए डीपीडीपी विधेयक 2022 का एक मसौदा जारी किया। मतलब कभी कभी जो मुद्दा जनता से इतना अधिक जुड़ा हुआ है, आज दुनिया मतलब भारत का हर तीसरा आदमी इंटरनेट पर इतना बिजी है, यूट्यूब पे, गूगल पे, ट्विटर पे, ब्लॉग पे, इंस्टाग्राम पे और आपका फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि उस व्यक्ति की जानकारी कहाँ तक शेयर हो रही है ये उसी से पूछ लिया जाए। तो जनता की राय के लिए जब इसको प्रस्तुत किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो जितनी भी राय उन्हें मिली उसके बाद उन्होंने एक मसौदा बनाया और उसे संसद में दिया, और संसद ने उसे डीपीडीपी के नाम से अधिनियम बना के पेश किया, और ये फाइनली एक एक्ट बन गया 2023 में। तो यहां तक की आपको कहानी समझ में आ गई। लेकिन अब हम आगे बढ़ने से पहले इसको यहां पर ही समझ लेते हैं कि इसका महत्व क्या होगा। अगर हम डीपीडीपी की बात कर रहे हैं, अब डीपीडीपी क्या है दोस्तों, मैं बार बार शॉर्ट में बोल रहा हूं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, यही है। तो इसका फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा जो देखने को मिलेगा कि कम से कम व्यवधान के साथ डेटा सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लागू किया जा सकेगा। जो भी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून होंगे उन्हें हम लागू कर पाएंगे। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था और इनोवेशन सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। अब आप कहेंगे सर, प्राइवेसी का जो राइट है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ रहा है। आप अकाउंट यूज करते हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे यूज कर रहे हैं, अमेजॉन पे यूज कर रहे हैं, जितने भी आप पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका आधार कार्ड लिंक्ड है, आपकी बैंक डिटेल लिंक्ड है, आपका पासपोर्ट लिंक्ड है, आपका पैन कार्ड लगा हुआ है। तो ये भी तो आपके एक व्यक्तिगत डेटा हो गया। भाई अगर किसी हैकर के पास आपकी बैंक अकाउंट डिटेल चली जाए तो हो सकता है आपकी सैलरी जैसे ही आए महीने की क्रेडिट हो जाए, तुरंत हैकर के अकाउंट में चली जाए। तो ये भी तो एक पर्सनल राइट हो गया। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा जब इससे संबंधित एक बिल बनाया जाएगा। तो ये फायदा मिला एक। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में सुगमता, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने की सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में भारत की रैंकिंग हालांकि 67 है, लेकिन जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करने की सोचती हैं, डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम को देखती हैं, तो उन्हें एक डर बना रहता है कि यहाँ पे डिजिटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक ना तो बोर्ड है ना ही कोई कानून है। तो ऐसे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग खराब होती जाती है। लेकिन अब इस रैंकिंग में सुधार देखने के साथ साथ विदेशी कंपनियों का भारत में एक भरोसा पैदा होगा कि भाई हमारे डेटा की सुरक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा एक एक्ट बना दिया गया है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए बहुत आसानी भाषा में मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको मेरे साथ पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पूरी वीडियो देखनी होगी, तब जाके टॉपिक समझ में आएगा। मुझे खुद ये टॉपिक समझने में 15 से 20 मिनट लगे, और जिसमें कि उससे ज़्यादा समय लगा कि मैं कैसे आपको आसान भाषा में समझा सकूं। हालांकि मैंने समझ लिया, कहते हैं ना कि खुद समझना आसान होता है। अंग्रेजी हमें समझ में आती है, द हिंदू न्यूज़पेपर हमें समझ में आती है, लेकिन जब हमें बोलना होता है अंग्रेजी, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को इंग्लिश में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं।
तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी थी। मैंने इस टॉपिक को 10 से 12 मिनट में समझ लिया पढ़ के, लेकिन मैं आपको कैसे आसान भाषा में समझाऊं, ये मेरे लिए एक चुनौती थी। तो शायद मैं इस चुनौती पे खरा उतर रहा हूँगा कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब ये 7 सिद्धांतों पर आधारित है। कितने सिद्धांतों पे? 7। पहली चीज कि सहमति के आधार पे अगर आप मेरे डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या मेरे डेटा को लीक करना चाहते हो तो मुझसे पहले सहमति लीजिए। यानी कानूनी रूप से मान्य और पारदर्शी तरीके से व्यक्तिगत डेटा के उपयोग का सिद्धांत यहाँ पर होता है। मेरे डेटा का अगर प्रयोग करना है, आपको सरकार को उपयोग करना है, तो मुझसे पहले सहमति लो। तो आप देखो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे पोर्टल होते हैं एप्लीकेशन गवर्नमेंट के, वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपसे कहता है कि ऑल एक्सेस यस कर दीजिए, नो कर दीजिए, यस कर दीजिए, नो कर दीजिए। तो वो आपसे परमिशन ले रहे होते हैं। हालांकि हमारी आदत है कि हम उसको पढ़ते नहीं है कि उसमें क्या लिखा गया 2 से 3 लाइनों में, बस हम यस यस करके सीधे एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं, पोर्टल को ऑन कर लेते हैं, वेबसाइट को ऑन कर लेते हैं। लेकिन उसे पढ़ना चाहिए कि क्या वो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमसे परमिशन ले रहा है, हमारी सहमति ले रहा है कि नहीं, ये चीज ध्यान देना है। वहीं उद्देश्य तक सीमित रहना, इट मीन्स इसका सिद्धांत कहता है कि व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल डेटा प्रिंसिपल की सहमति प्राप्त करने के समय बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। अब डेटा प्रिंसिपल क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। डेटा न्यूनीकरण का सिद्धांत, केवल उतना ही व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना जितना निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अब यहां पर आपको समझना है कि जब कोविड-19 में एक एप्लीकेशन चलाया गया था आरोग्य सेतु ऐप, क्या उसमें आपके बैंक के अकाउंट मांगे थे? बैंक की डिटेल तो नहीं मांगी गई थी। क्या उसमें आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया था? बिल्कुल नहीं। क्या आपसे पूछा गया था कि आप लाइफ मतलब शादीशुदा हो या नहीं हो? कुछ भी नहीं। केवल 3 बेसिक जानकारी, एक आपका मोबाइल नंबर, एक आपका आधार कार्ड नंबर, एक आपकी लोकेशन और एक आपको कि बीमारी है कि नहीं है, सिम्टम है कि नहीं। मतलब जितनी आवश्यकता थी जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि कोविड के स्प्रेड को रोकने के लिए जितनी आवश्यकता थी उतनी डिटेल्स आपसे मांग ली गई। तो डेटा कम से कम लिया सरकार ने, कम से कम उसके ऊपर बर्डन आया, तो डेटा को सुरक्षित करना भी आसान हो जाएगा। डेटा की सटीकता का सिद्धांत इसमें रहता है कि डेटा सही तरीके से अपडेटेड होना चाहिए। और भंडारण सीमा का सिद्धांत, अर्थात डेटा को केवल तभी तक भंडारित करना चाहिए जब तक कि निर्धारित उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता हो। अब आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की आज उपयोगिता खत्म हो गई है क्योंकि अब कोविड जैसी बीमारी का लगभग समाप्त हो चुकी है। 1% अगर कहीं पे सिम्टम देखने को मिल भी रहे होंगे तो हालांकि सरकार और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना मजबूत हो गया कि हम उस पर काबू कर ले रहे हैं। तो अब आरोग्य सेतु की जरूरत नहीं है। तो भाई जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई तो हम उसमें जितना भी हमने डेटा को स्टोर किया था उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यानी सरकार ने पहले ही कहा था जब तक कोविड रहेगा तब तक हम आपकी पूरी डेटा को ट्रेस करेंगे, लोकेशन ट्रेस करेंगे, कहाँ पे कोविड स्प्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही कोविड समाप्त होगा तो हम आपका जो भी डेटा हमने लिया है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम किसी भी डेटा को सुरक्षित नहीं रखेंगे। तो यानी भंडारित तभी तक करेंगे जब तक इसी उद्देश्य की आवश्यकता है। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में उपायों का सिद्धांत और जवाबदेही का सिद्धांत। अगर डेटा का प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा, उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था होगी, उसके लिए क्या जुर्माने की व्यवस्था होगी, ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं। तो ये 7 प्रकार की जो है कि 7 प्रकार के सिद्धांत इस पे लागू होते हैं। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि ये डिजिटल प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन जो है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंतर्गत क्या क्या मेन बातें रखी गई हैं यहां पर समझना जरूरी है। क्योंकि यहां पर 2 से 3 शब्द ऐसे मुझे देखने को मिले जो यूपीएससी सीधे पूछ सकती है उस शब्द को देख के, या पीसीएस भी पूछ सकता है। तो उन शब्दों के बारे में समझते हैं हम लोग। जैसे देखेंगे लिख रहा है कि यह इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना। प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि जो आपका डेटा है उसको गवर्नमेंट अगर अपने पास रख रही है या उसका यूज कर रही है तो उसको रेगुलेट करने के लिए। इट मीन्स कि अगर इस एक्ट के माध्यम से कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने हमारा डेटा लिया है तो उसको रेगुलेट भी करने के लिए एक बॉडी बनाए ताकि सरकार या सरकारी मैकेनिज्म के द्वारा या किसी हैकर के द्वारा हमारे डेटा का मिसयूज ना किया जाए। ये केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही डेटा की प्रोसेसिंग की जाए। अब जैसे वैध उद्देश्य का मतलब लीगल उद्देश्य, जैसे कोविड-19 को रोकना था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ब्लैक मनी को कम करना है, तो सबके अकाउंट की डिटेल सरकार के पास होनी चाहिए। सभी अकाउंट आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होने चाहिए। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इसीलिए तो कर रही है कि हर व्यक्ति का एक ही खाता हो और उसमें कितना लेन देन हो रहा है वो सारी जानकारी सरकार के पास रहनी चाहिए, जिससे काले धन को रोका जा सके। तो ये एक लीगल उद्देश्य है।
कोविड-19 को रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का यूज करना लीगल उद्देश्य है। तो ये जो उद्देश्य होंगे केवल इसी समय तक प्रोसेसिंग की जाएगी डेटा की, यानी डेटा का फिल्टर किया जाएगा, डेटा को एनालिसिस किया जाएगा, आपके बारे में जानकारी कलेक्ट की जाएगी। इसी को डेटा का प्रोसेसिंग कहते हैं। केवल लिमिटेड समय के लिए वह डेटा जिसके द्वारा व्यक्ति की पहचान की जा सकती है वही व्यक्तिगत डेटा कहलाता है। अब जैसे आधार कार्ड हमारा क्या है, पर्सनल डेटा है कि नहीं है भाई। अगर मैं आधार कार्ड निकालने के लिए जो फिंगरप्रिंट मशीन है उस पर अंगूठा लगाऊंगा तो मेरा ही अंगूठा मैच करेगा मेरे आधार कार्ड से, किसी और का नहीं। मेरी आंखों की ही पुतलियां आइरिस मैच करेगी, किसी और की नहीं मैच करेगी। मेरी पांचों फिंगर जो है कि मैच करेंगी, किसी और की नहीं मैच करेंगी। तो ये मेरा पर्सनल डेटा हो गया, जो कि क्या करेगा, निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा हम व्यक्तिगत डेटा को संरक्षित करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो करेंगे डेटा प्रोसेसिंग, अर्थात कि व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण करेंगे, भंडारण करेंगे, कोई और उपयोग भी कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो। और इसके लिए डेटा फिड्यूसरी पर कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाएगा। अब आप कहोगे सर डेटा फिड्यूसरी होता क्या है, ये तो हमने सुना ही नहीं आज तक। तो देखिए, डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें रॉ डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उसे उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। जैसे कोविड-19 में मैं यही एग्जांपल क्यों ले रहा हूं बार बार, क्योंकि आप इन एग्जांपल को यूज कर चुके हैं। आपने कोविड-19 जैसे महामारी में आरोग्य सेतु को ऐप को यूज किया। काले धन को रोकने के लिए आप लगातार जो है कि प्रयास कर रहे हैं, सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। तो भाई आपने बहुत सारे डेटा को दिया आरोग्य सेतु ऐप में, अपना मोबाइल नंबर, अपने पापा का, मम्मी का, गार्जियन का, लोकेशन, घर, एड्रेस प्रूफ सब दे दिया। लेकिन सरकार को केवल दो चीजें चाहिए थी कि ये जो मोबाइल नंबर है ये प्रेजेंट में कहाँ पे रन कर रहा है, उस एरिया में कोई कोविड का केस तो नहीं है, और दूसरी चीज आपके आसपास जो भी एरिया पड़ रहा है क्या वहां पे कोविड की स्थिति रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है, पिंक जोन है, ऐसी तो नहीं है। केवल दो इन्फॉर्मेशन सरकार को चाहिए थी, तो उसने फिल्टर किया कि हर व्यक्ति की केवल हम दो इन्फॉर्मेशन लेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। तो इसे कहते हैं डेटा का प्रोसेसिंग करना। बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके उनमें से जो जरूरत है वो हर व्यक्ति का डेटा कलेक्ट किया गया। और डेटा प्रोसेसिंग करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों, सरकारी संस्थाओं को डेटा फिड्यूसरी कहा जाता है। अब जैसे मैंने आरोग्य सेतु पे जो डेटा दे दिया, तो आरोग्य सेतु मशीन अपने आप तो काम नहीं करेगी, उसे किसी ना किसी कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा होगा, किसी संस्था के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा होगा। या अगर मैं कहूँ, बहुत सारे आप एप्लीकेशन, स्टडी एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे वो करियर विल का हो गया, चंद्रा इंस्टीट्यूट का हो गया, दृष्टि आईएएस का हो गया, संस्कृति आईएएस का हो गया, अनअकैडमी का हो गया। इन प्लेटफॉर्म पर आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं, ईमेल आईडी देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं, एड्रेस देते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल भी जरूरत पड़ने पे देते हैं, पेमेंट का गूगल पे देते हैं, सारी चीज देते हैं। तो ये जो मैनेज कर रहा होगा हमारे डेटा को, जो भी संस्था कर रही होगी, जो कंपनी कर रही होगी, जो पर्सनल व्यक्ति कर रहा होगा, वही डेटा फिड्यूसरी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा फिड्यूसरी। तो उसके कुछ उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आपने भी अगर गलती से इनके डेटा को लीक कर दिया, व्यक्ति के डेटा को फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, या उसका ब्लैकमेलिंग के लिए प्रयोग किया गया, तो ये डेटा फिड्यूसरियों की जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी कि आपने कैसे ये गलती की। उसके लिए उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है, दंड भी दिया जा सकता है। तो अब आप समझ गए डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है और डेटा फिड्यूसरी क्या होता है, दोनों चीजें समझ गए होंगे। अब यहां पर एक वर्ड मैंने ऊपर बताया था, डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी, अर्थात वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है, इसके अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित हैं। भाई मैं क्या हूं इस समय? मैं डेटा प्रिंसिपल हूं या डेटा स्वामी हूं? इसी तरीके से आप भी अपने डेटा के क्या हो? प्रिंसिपल हो, यानी अपने डेटा के स्वामी हो, क्योंकि आपके भी कुछ अधिकार और कर्तव्य होंगे, और इन अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का प्रावधान भी किया गया है। अब कोविड-19 के समय आरोग्य सेतु पे अगर आप गलत डिटेल दे रहे हो, आपको कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में आपने कहा कि नहीं मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं, मुझे कोरोना नहीं है, तो अगर आपने अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का उल्लंघन किया, दायित्वों का उल्लंघन किया और सरकार को मिसलीड किया, सरकार को गलत जानकारी दी, और बाद में जब सरकार ने पकड़ा कि भाई आपने तो हमें गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपकी वजह से यहाँ 100 लोगों को और कोरोना हो गया, तो ऐसे में आपको वित्तीय दंड भी दिया जाएगा, आप पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो यानी ये नहीं कह सकते कि सरकार की ही जिम्मेदारी कि वो हमारे डेटा को सुरक्षित रखे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम डेटा को सही तरीके से दें। सरकार ने जितना मांगा हम उतना ही दें, सरकार ने जो पूछा हम वही बताएं, गलत ना बताएं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी भंग होगी तो सरकार हम पे वित्तीय रूप से जुर्माना भी लगा सकती है। अब हम देखते हैं और इसमें क्या क्या विशेषताएं, अन्य प्रावधान क्या है।
उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर लगता है दोस्तों कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा था या बिना पढ़ाए सर के आ जाता ये, तो आप एक बार पीडीएफ उठा के पढ़ना और फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सेल्फ स्टडी करने पे ये टॉपिक समझ में आ जाता या क्लास की ज़रूरत थी। आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैं जितनी आसान भाषा में बता रहा हूँ, शायद उम्मीद करूँगा कि आपको समझने में उतनी आसान भाषा में दिक्कत होती। चलिए इस पे बात करेंगे कि ये किस पर लागू होगा। तो देखिए किस पर लागू होगा, एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी। तो भाई भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होगा। जहां जहां प्रोसेसिंग करोगे, यानी कोई भी डेटा अगर वो एकत्र किया जा रहा है या डिजिटल तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन, बाद में उसे डिजिटलीकृत कर दिया जाता है या भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होगा, बशर्ते उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य ये हो कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना है। अगर मान लो मेरे को कोई सर्विस दी जा रही है और मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और मुझे वो सर्विस भारत में भी मिलेगी या मेरी फैमिली को भी, तो मुझे भी डेटा का प्रोसेसिंग किया जाएगा, मतलब मेरे डेटा का भी प्रोसेसिंग किया जाएगा। लेकिन अगर उस डेटा का यूज मेरे लिए भारत में बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ ना मैं कोई गुड्स दे रहा हूँ भारत में, तो उस डेटा का प्रोसेसिंग नहीं किया जाएगा। तो मतलब जो डेटा भारत के लिए संबंधित होगा, तो भारत के अगर बाहर भी वो डेटा है तो उसका भी प्रोसेसिंग किया जाएगा, उन लोगों को भी किया जाएगा। अब जैसे भारत में विदेशी डायस्पोरा रहते हैं, भारत के लोग रहते हैं, एनआरआईज रहते हैं, जो यहाँ से लेबर श्रमिक जाते हैं, जो दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, तो उनके भी रिकॉर्ड को एनालिसिस किया जाता है, उनके भी डेटा को एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि वो भारत से संबंधित है और उनका प्रयोग कहीं ना कहीं भारत में सेवा या वस्तुओं के रूप में जरूर होगा, तो इसीलिए उनके डेटा को भी किया जाएगा। तो ये सभी लोग इसमें आएंगे। और अगर हम बात करें सहमति की, तो सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस तभी किया जा सकता है जब वो व्यक्ति आपकी सहमति दे। मतलब अगर मेरे डेटा को आपको यूज करना है तो मुझसे पहले सहमति लीजिए, और सहमति वापस लेने का अधिकार भी मेरा ही है, मैं किसी भी समय सहमति वापस ले सकता हूँ। जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गवर्नमेंट का और दे दिया कि हाँ यस यस यस, गवर्नमेंट को सारे डेटा दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मुझे ये पर्सनल डिटेल नहीं देनी थी, तो मैं तुरंत एप्लीकेशन में जाऊंगा एडिट फोल्डर में और वहां से अपने सारे डेटा को रिजेक्ट कर दूंगा। मतलब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है, मैं किसी भी समय अपनी सहमति को वापस ले सकता हूँ। हालांकि इसका उपयोग जो होगा वो केवल वैध उपयोग के लिए ही होगा, ठीक है। और अगर कोई बालक है या कोई दिव्यांग है जो वयस्क नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके माता पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। अब भाई 4 साल का बच्चा है जिसका आप आधार कार्ड बनवा रहे हो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, उसे क्या पता कि आधार कार्ड का क्या यूज है क्या नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसके गार्जियन को सपोर्ट करना होगा, उसके गार्जियन की सहमति लेनी आवश्यक होगी। और इन सब डेटा के बावजूद भी भारत सरकार ने एक डीपीबीआई बनाया है, अर्थ मीन्स डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके कुछ काम होंगे कि नियमों के अनुपालन की निगरानी करना, कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत जो नियम बनाए गए उनकी अनुपालन हो रहा है कि नहीं, लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या रणनीतियां हो रही हैं, इसका पालन हो रहा है कि नहीं, आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूसरी को निर्देश दिया जाना। अब डेटा फिड्यूसरी कौन होगा, जो मेरे डेटा को प्रोसेस कर रहा होगा, जो कंपनी होगी, जो व्यक्ति होंगे, जो संस्था होगी, जो गवर्नमेंट होगी, उनको भी आवश्यक उपाय करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। कौन देगा निर्देश, डीपीबीआई देगा, क्योंकि यही केंद्र सरकार के स्तर पे सबसे बड़ी बोर्ड बनेगी, सबसे बड़ी संस्था बनेगी। साथ ही साथ प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई भी करेगा। अब मैं अगर मान लो प्रभावित हो गया कि मेरा डाटा लीक हो गया, कि भाई मैंने गवर्नमेंट को डेटा दिया था या किसी संस्था को डेटा दिया, किसी प्राइवेट कंपनी को डेटा दिया और इसने मेरे डेटा को क्या किया, लीक कर दिया, कि शरद यादव ये है, इनका आधार कार्ड ये इनका पैन कार्ड है, ये इनका बैंक अकाउंट डिटेल है, ये इनकी पर्सनल आईडी है, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये सारे चीजें मेरी डील कर दी, किसी ने जो है कि लीक कर दी, तो मैं कहाँ पे क्लेम करूंगा, किससे जो है कि क्लेम करूंगा, ताकि ये मेरी प्राइवेसी बची रहे, तो मैं तुरंत जो है कि भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड में क्लेम करूंगा और वहां पे मेरी सुनवाई हो सकेगी। तो ये बातें समझ में आ गई दोस्तों। और इसमें बोर्ड के जो सदस्य होंगे वो 2 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाएंगे और वो पुनर्नियुक्ति के भी पात्र माने जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, क्योंकि इस बार की पॉलिटी सेक्शन में काफी जटिल जटिल टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आसान भाषा में समझाऊं। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों अगर आपको ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मान के चलिए यूपीएससी यहाँ से जरूर प्रश्न पूछेगी। 99% आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था, बहुत चर्चा में रहने वाला टॉपिक था। लगातार इस पर बात हो रही थी पिछले 6-7 सालों में, और ये एक्ट बन चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, तो यूपीएससी यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा।
फिर बाद में मत कहना कि सर आपने मुझे नहीं पढ़ाया। मैंने पूरी हर एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, हर एक लाइन बता रहा हूँ, जहां से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। सिंपल पूछ देगा डेटा फिड्यूसरी क्या है, सिंपल सा पूछ देगा टर्म्स, अब आपको पता ही नहीं रहेगा अगर आपने ढंग से नहीं सुना तो। आगे देखते हैं डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य। अब डेटा प्रिंसिपल कौन है? मैं खुद हूं, यानी मैं डेटा स्वामी हूं, मैं अपने पर्सनल जानकारी का स्वामी हूं, तो मेरे भी कुछ अधिकार होंगे, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि मेरे डेटा को कहां कहां यूज किया जा रहा है, व्यक्तिगत डेटा को सुधारने और उसे हटाने की मांग करना, मैं जब चाहूं तब अपने डेटा को हटा सकता हूं। एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूसरी के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी होगा, यानी जो संस्था या कंपनी या गवर्नमेंट मेरे डेटा को प्रोसेस कर रही है, मैं उससे चाहूं तो अपनी शिकायत भी कर सकता हूं। और अगर मान लीजिए किसी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वो अक्षम हो, यानी कि वो सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर उसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए वो किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी घोषित कर सकता है। जैसे होता है ना कि हम लोग बैंक में फॉर्म भरने जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं भाई आप एक नॉमिनी भी बना दीजिए इसमें, कि इनकेस अगर आपके अकाउंट में कोई 10-12 करोड़ रुपए पड़े हों और अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको कुछ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो आपका नॉमिनी होगा, जिसे आपने बनाया होगा नॉमिनी, वही व्यक्ति केवल पैसा निकाल सकता है, बाकी कोई पैसा नहीं निकाल सकता। तो ये चीजें होती है। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में कि वो अपने राइट का यूज नहीं कर पा रहा है, अपने अधिकारों का, तो किसी व्यक्ति को नॉमिनी कर सकता है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, कोई भी मेरे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, इस डेटा का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें हो गई। और अगर डेटा कर्तव्यों का अगर उल्लंघन किया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी डेटा बताने वाले द्वारा, तो उस पर भी 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, यानी कि व्यक्तिगत जो है, जिसको जिसके भी जो राइट है उसको एकदम छूट नहीं दी गई है कि आप जो मन करे वो करिए, ऐसा नहीं है। आपके अधिकारों पे भी सरकार ने क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। आपके अपने कर्तव्यों पे भी प्रतिबंध लगा रखा है कि अगर आप उसे मिसलीड करोगे, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूट को, संस्था को, तो आप पे भी जुर्माना लगेगा। अब डेटा फिड्यूसरी क्या होते हैं, इनके दायित्व क्या है, तो मैंने आपको बता दिया डेटा फिड्यूसरी क्या होते हैं। तो इनके भी कुछ काम होते हैं, जैसे डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, डेटा ब्रीच या उल्लंघन रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय बनाएंगे, डेटा ब्रीच की स्थिति में डीपीएफबीआई और प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत सूचित करेंगे कि अगर जिस व्यक्ति का डेटा लीक हो गया तो उसे इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपका डेटा लीक हो गया है। और भारतीय स्तर पे जो डीपीबीआई बनी है, मतलब प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बना है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको भी इन्फॉर्म करेंगे कि भाई बाई मिस्टेक या किसी वजह से हैकर के द्वारा इस व्यक्ति की डेटा को लीक कर दिया गया है, और उद्देश्य पूरा हो जाने और कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को क्या किया जाएगा? डिलीट कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी, अब यहां पर समझिए, तो केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी घोषित कर सकती है, किसी को भी, जो संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करेगा। डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम अगर है, भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र और लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की अगर संभावना है, तो ऐसे में भारत सरकार या केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी के रूप में दर्जा दे सकती है। और एसडीएफ, जो स्पेशल डेटा फिड्यूसरी के पास डेटा सुरक्षा अधिकारी, एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने और प्रभाव आकलन करने जैसे कुछ उत्तरदायित्व भी अलग से होंगे। हालांकि अधिनियम के तहत कुछ छूट भी दी गई है कि कहां पर ये लागू नहीं होंगे, यानी डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूसरी के दायित्व कहां पर लागू नहीं होंगे, जैसे सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे। जैसे अगर कोई सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, अब वो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना चाह रही है। ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय। अब वो काले धन के व्यापार को रोकना चाह रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाह रही है, भ्रष्टाचार को कम करना चाह रही है। और ऐसी स्थिति में आपके डेटा का अगर वो यूज कर रही है तो आप उसके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता को बचाने के लिए काम कर रही है, न कि आपकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि राष्ट्र सबसे बड़ा है, राष्ट्र की गरिमा सबसे बड़ी है। व्यक्ति राष्ट्र से बनता नहीं है, मतलब राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अगर राष्ट्र के हित आ जाएंगे तो फिर आपके हितों का टकराव होना तय है। आगे बात करते हैं अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए। अब जैसे मान लीजिए जीनोम एडिटिंग करने की बात हो रही है, जेनेटिकली कोई स्टडी करने की बात हो रही है, तो आपके डेटा को लीक किया जा सकता है। स्टार्टअप्स या डेटा फिड्यूसरी की अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए,
कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए, न्यायिक और विनियामक संबंधी कार्य करने के लिए, अपराधों को रोकना और उनकी जांच करने के लिए, विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को भी भारत में प्रोसेस किया जाएगा। अब गैर निवासी कौन होंगे? जो विदेशी व्यक्ति होते हैं, जो भारत में आके काम करते हैं, उनके डेटा को भी प्रोसेस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हो सकता है वो भारत में रह के कोई ऐसी एक्टिविटी करे जो भारत की एकता और अखंडता के लिए चुनौती पैदा करे। जैसे आतंकवादी गतिविधि करने लगे वो लोग, कहीं जो है कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने लगे, क्षेत्रवाद, खालिस्तान जैसी मांग का बढ़ावा करे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई विदेशी व्यक्ति आके भारत में ऐसी अराजकता वाली गतिविधि कर रहा हो, सांप्रदायिक दंगों को भड़का रहा हो, मॉब लीचिंग को आगे बढ़ावा दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस भी किया जाएगा। चाहे वो भले विदेशी व्यक्ति हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके डेटा को भी प्रोसेस किया जाएगा। उसकी भी लोकेशन ट्रेस की जाएगी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजों को उसे ट्रेस किया जाएगा। इस पर अधिनियम लागू नहीं होगा। वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सर आप मेरे पर्सनल डेटा के साथ खेल-खाल कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ने पे सरकार विदेशियों के डेटा की इंफॉर्मेशन चेक कर सकती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे देख लेते हैं। अब भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण जो होगा, भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण, तो ध्यान दीजिएगा कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति भी है कि जिन देशों को अगर नहीं देना चाहती है भारत, तो उन्हें छोड़ दो, बाकी सबको आप दे सकते हो। जुर्माने की बात करेंगे तो बच्चों से संबंधित दायित्वों को अगर पूरा नहीं किया गया तो 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। मतलब देखिए जुर्माने की राशि देखिए कितनी बड़ी रखी गई है, जिससे अगर कोई फर्म या कोई कंपनी या कोई संस्था जिसने अगर डेटा लीक कर दिया, डेटा उल्लंघन किया, बच्चों से संबंधित दायित्व तो पूरे नहीं किए, तो ऐसे में उस संस्था पर, उस कंपनी पर, उस फर्म पर 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो ये काफी बड़ा जुर्माना है, जो कहीं ना कहीं कंपनी को मजबूर करेगा कि आपको अपने क्लाइंट के, अपनी पब्लिक के, अपने सर्वेंट्स के डेटा को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पे बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। हालांकि इसके बाद भी अधिनियम की कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम भी आएंगी। सीमाओं का मतलब होता है कि इनके सामने एक चुनौतियां हैं कि ये वहां तक काम नहीं करती। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर डेटा प्रोसेसिंग संबंधी छूट दी गई है। अगर राज्य कह दे कि भाई ये व्यक्ति जो है हमारे राज्य की एकता अखंडता को चुनौती पैदा कर रहा है, ये खालिस्तान जैसे लोगों से मिला हुआ है, खालिस्तानियों की मांग करता है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हालांकि राज्य अगर इस तरीके से बात कर रहा है तो उस व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो जाएगा, और इसके कारण जितना आवश्यक है उससे अधिक डेटा का कलेक्शन करना, प्रोसेसिंग करना, रिटेंशन बनाए हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती होगी कि उस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो जाएगा, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 का उल्लंघन हो जाएगा, और उसको डेटा एक्ट के अंतर्गत उसे क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होगी। दूसरा, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय। यह अधिनियम भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति दे रहा है। अलग अलग देशों में डेटा संरक्षण को लेकर अलग अलग मानक होते हैं, और ऐसे में डेटा का संरक्षण करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। अब मान लीजिए भारत ने अमेरिका से एक समझौता किया कि अमेरिका में जितने भी लोग H1 वीजा लेके आएंगे भारत से काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए, उनके डेटा को अमेरिका के साथ शेयर किया जाएगा। अब क्या पता अमेरिका में डेटा को प्रोटेक्ट किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हो सकता है हमारे डेटा को लीक करके हमको कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट बना दिया जाए, इंटरपोल आके हमें पकड़ ले, क्या पता हमें। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम करेंगी वहां पे। वही मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम के तहत आईटी अधिनियम 2000 की धारा 43A को हटा दिया गया है, और उपयोगकर्ताओं के डेटा के दुरुपयोग के मामले में कंपनी को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने जानबूझकर ही अगर डेटा लीक कर दिया, तो वो तो गवर्नमेंट को यही क्लेम देगी ना कि भाई हमसे गलती से हो गया, ये हमारे मतलब हैकरों ने जो है कि हैक कर लिया, हमारा सिस्टम फेल हो गया और डेटा लीक हो गया। ऐसी स्थिति में 200-250 करोड़ रुपए का जो भी जुर्माना है वो कंपनी दे देगी, लेकिन उस इंडिविजुअल व्यक्ति जिसके वो डेटा को लीक किया गया, उस व्यक्ति को कोई मुआवजा देने की बात नहीं की गई है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कंपनी मिसयूज कर सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है किसी को। शिकायत निवारण के लिए जटिल दृष्टिकोण बहुत है, क्योंकि सबसे पहला डेटा फिड्यूसरी की शिकायत निवारण तंत्र से संपर्क करना पड़ेगा। जो संस्था है, जो कंपनी है, जो हमारे डेटा को लीक कर रही है, हम उससे कहेंगे कि दोस्त मुझे तुम्हारे खिलाफ ही कंप्लेन करनी है। मतलब जिस कंपनी ने मेरे डेटा को लीक कर दिया, जिस एयरटेल कंपनी ने मेरे नंबर को लीक कर दिया, मेरे पूरी पर्सनल डिटेल को लीक कर दिया, मैं एयरटेल कंपनी से ही कहूंगा कि तुम्हारे खिलाफ ही मुझे कंप्लेन करनी है और तुमसे ही करनी है।
ये तो वही बात होगी दोस्तों कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब जिसने मेरे डेटा को लीक किया मैं उसके खिलाफ कंप्लेन उसी व्यक्ति से करूं, ये कहां से सही होगा? तो ये तो गलत है। हम डेटा फिड्यूसरी से क्यों करें, हम डायरेक्ट जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है उससे कंप्लेन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पहले स्तर पे ही करना होगा। और आरटीआई से इसे छूट दी गई है, मतलब इसके ऊपर आप आरटीआई का भी अधिनियम नहीं लगा सकते, इससे कोई जानकारी आप नहीं ले सकते कि कहां तक जो है कि डेटा को सुरक्षित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसके मामले में नहीं किया जा सकता। अस्पष्ट परिभाषा, इसके बारे में अस्पष्ट परिभाषा भी है कि डेटा फिड्यूसरी ऐसी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा जिसका बालकों के कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हानिकारक प्रभाव का मतलब क्या है भाई? हानिकारक किसे मानोगे? बालक के लिए उसको चोट लग जाएगी वो भी हानिकारक है, उसका डेटा लीक हो गया तो आप कहोगे वो तो बालक है उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, तो इस पे भी प्रतिबंध है। और वहीं कुछ अधिकारों के लिए कोई विशेष प्रावधान भी नहीं किया गया है, जैसे डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भुला दिए जाने का अधिकार नहीं देता है इसमें। अब भुला दिए जाने और डेटा पोर्टेबिलिटी क्या होती है, तो इसको समझ लेते हैं। यहीं पर आइए समझते हैं इसको। यहाँ पर देखिए लिखा है डेटा पोर्टेबिलिटी मतलब हो गया यह व्यक्तियों को पहले प्रदान किए गए अपने व्यक्तिगत डेटा को स्वयं के उद्देश्यों के लिए अलग अलग सेवाओं में उपयोग हेतु पुनः प्राप्त करने और पुनः उपयोग करने का अधिकार देता है। मतलब मेरे जो डेटा दिया है मैंने उसे पुनः जो है कि प्राप्त कर सकूं और पुनः उपयोग कर सकूं, ऐसा भी अधिकार होता है। वहीं भुला दिए जाने का अधिकार मतलब यह कंटेंट को हटाने या मिटाने का अधिकार है ताकि आम लोग ऐसा डेटा कंटेंट तक नहीं पहुंच सके, लेकिन ऐसे अधिकार नहीं दिए गए इसमें, यह प्रॉब्लम है। तो अब आगे की राह क्या हो सकती है इसमें? क्या हो सकती रहा इसमें? सीमा पार डेटा हस्तांतरण पर पहली बात नियंत्रण होना चाहिए। हम किसी दूसरे देश को डेटा दे रहे हों, किसी दूसरे देश से हम डील कर रहे हों, बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं कि अगर आपका कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम करने आएगा तो हमें उसके सारे डेटा चाहिए कि वो क्या करता था, कैसी उसकी जॉब प्रोफाइल थी, कैसा उसका वर्क प्रोफाइल है, कैसे उसके घर वाले थे, उसका आधार कार्ड क्या है, उसके बॉडी सिम्टम्स क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कोरोना जैसी कोई सिम्टम्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें उससे शेयर करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और ऐसे में उस व्यक्ति के डेटा की सुरक्षा हो रही है कि नहीं, ये भारत सरकार कैसे तय करेगी? ये प्रॉब्लम है। तो पहले हमें इस पे नियंत्रण करना पड़ेगा। वहीं डेटा अधिकार अर्थात डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार होना चाहिए और भुला दिए जाने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया। दुरुपयोग को रोकना चाहिए। छूट प्रदान करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के साथ साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता जैसे शब्दों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। ये नहीं कि किसी भी राज्य सरकार या किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा देश की अखंडता और संप्रभुता के आधार पर किसी व्यक्ति के डेटा को लीक कर दिया जाए, ये गलत है। समय अवधि तय करना, एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर या डेटा प्रिंसिपल द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद डेटा को हटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए। किसी को भी यह नहीं बताया गया कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कोविड-19 में जो यूज किया जा रहा है उसका डेटा कब तक भारत सरकार अपने पास रखेगी। भारत सरकार ने एनडीआरएफ एक्ट का प्रयोग किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एनडीएमए, उसका प्रयोग किया एनडीएमए 2005 का, जिसके तहत कहा कि केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वो कोविड जैसी महामारी में केंद्र सरकार पूरी तरीके से नियम बनाने के लिए फ्री है। वो जैसा कानून बनाएगी वैसा पूरे देश को मानना पड़ेगा। तो लोगों ने थाली भी बजाइयां, लोगों ने ताली भी बजाए और लोगों ने थाली पीटने के साथ साथ अपने घरों में भी रहना पड़ा। दवाइयां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, मंडी बंद हो गई, रेलगाड़ी बंद हो गई। केंद्र सरकार के ऑर्डर से सब हो रहा था क्योंकि उसने एनडीएमए एक्ट 2005 का प्रयोग किया। लेकिन उस एक्ट में उसने कहीं भी ये नहीं बताया कि हम आरोग्य सेतु के तहत जो भी आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कितने समय तक रखेंगे और जब कोविड जैसी बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे तो हम उसके बाद कब तक आपके डेटा को रख के यूज करेंगे या उसे डिलीट कब करेंगे, उसे समाप्त कब करेंगे, ये समय सीमा उसमें नहीं बताएगी। तो ये बताना चाहिए इसमें कि डेटा का जो आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, सुरक्षा हो रही है, अगर हमने किसी वजह से आपके डेटा को कलेक्ट किया है तो उसको कब तक रखेंगे और कब उसको फिर हटा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि हम लोग कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास थी पहला टॉपिक, और हालांकि पॉलिटी में ये अभी तक के पिछले 3 महीने की मैगजीन हमने कवर की, पहला टॉपिक था जो काफ़ी लेंथी था और बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ से प्रश्न आएगा तो इसलिए मेरी एक दरख्वास्त रहेगी आपसे कि एक बार दोबारा आप इस टॉपिक को सुन लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, हो सके तो इसके बुलेटिन नोट्स बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और अब इसी तरीके से ये अगस्त की भी विजन आईएएस की शुरू कर दी गई है। हालांकि जुलाई की एक क्लास रह गई है इंटरनल सिक्योरिटी की और एथिक्स की, वो मैं आपको बीच में
करा दूंगा, आप उसके लिए टेंशन ना लें। बाकी इस बार सारी टॉपिक करे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लव यू, ढेर सारा प्यार आपको। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह शेयर करिए, इतना फैलाइए कि ये चैनल वायरल हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।